नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। सूचना कलकत्ता से ये आ रही है कि ममता बनर्जी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराने वाले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। एक 3 लाइन का ट्वीट उनकी पार्टी के ट्विटर हैंडल से आया है, जिसमें 2 फोटो हैं ममता बनर्जी के और ट्वीट है। और ये वो ट्वीट है जिसमें ये कहा गया है, Our chairperson, Mamta official, sustained a major injury. Please keep her in your prayers. तो इसमें कहा गया है कि उनको बड़ी गंभीर चोट आई है और कुछ जो फोटो जारी किए हैं, जरा वो भी देख लीजिए। एक तो ये फोटो है, जिसमें उनके माथे पर चोट लगी हुई दिखाई दे रही है और नाक के पास से नीचे मुंह और ठुड्डी तक ब्लड दिखाई दे रहा है। एक ये सामने से फोटो खींचा गया है और एक ये और फोटो है जो साइड से ही है। यानी टीएमसी ने 3 फोटो जारी किए हैं ममता बनर्जी के। अब ये जब पहली बार मेरे सामने खबर आई और ये ट्वीट आया, तो ज़ाहिर है, जैसे अब आपके दिमाग में वो सब कौंध रहा होगा 2021 का मंज़र, जब विधानसभा का चुनाव था और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर कलकत्ता की सड़कों पर जुलूस निकाल रही थी और उनके साथ बड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। और जब ये रैलियों में जाती थी तो भी व्हील चेयर पर ही दिखाई देती थी और जब ये सभाओं को संबोधित करती थी तो भी व्हील चेयर पर बैठी हुई और जिस पैर पर प्लास्टर था उसके नीचे एक छोटा सा स्टूल रख करके बड़े जोशीले अंदाज में भाषण देती थी। और जिस दिन रिजल्ट आए थे उसी दिन ये व्हील चेयर से खड़ी हो गई थी। तो बहुत सारे सवाल एक्चुअल में दिमाग में उमड़-घुमड़ रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव है, संदेश खाली, शाहजहां शेख, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार वहां का दौरा, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, तमाम संस्थाएं, कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार, महिलाओं में गुस्सा। और इस बीच अचानक ये खबर आना कि साहब घर में ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेडमिल पर कसरत कर रही थी और वहां वो गिरी और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और ट्वीट में कहा गया कि उनके लिए प्रेयर करिए, प्रार्थना करिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो जाहिर है संदेह की दृष्टि से इसको देखेंगे। और चोट तो लगी होगी, ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगी है, वो हो सकता है ट्रेडमिल से गिरी भी हो। लेकिन जिस तरीके से उनके ट्विटर हैंडल पर ये 3 चित्र जारी किए गए, बजाय इसके कि इलाज पर ध्यान दिया जाता और डॉक्टर तुरंत उनके इस ब्लड को साफ करके और कुछ दवा पट्टी करते, ये जो सोशल मीडिया पर चित्र जारी किए गए हैं, इसको लेकर थोड़ा-सा संदेह होता है दिमाग में कि ये क्यों जारी किए गए हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उनको जोड़ कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर जी और प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। सर, इसके पहले अनुपम कि आप कोई सवाल पूछे, मैं एक छोटी सी बात आपसे ही पूछ लूं कि जी, साहब, घर से लेके अस्पताल तक, अस्पताल से लेके डॉक्टर तक और डॉक्टर से लेके आईसीयू तक और आईसीयू से लेके फोटो तक माथे का खून क्यों नहीं पूछा गया? सर, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे ममता जी की बहुत चिंता है और ये बहुत गलत हाथों में है। वो लोग उनका फोटो लेने के लिए घंटों घंटों उनका खून बहने दे रहे हैं और आप देखें कि किस तरह उनका खून बह रहा है और खून तक नहीं पहुंचा गया है। और ये तो बड़ी अजीब बात है सर। आप ही बताएं सर, ऐसा क्यों? और मुख्यमंत्री आवास में कोई डॉक्टर नहीं है, ये और भी चिंताजनक बात है, क्योंकि किसी भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री किसी भी दौरे पर चलता है या कहीं भी जाता है, एम्बुलेंस भी साथ चलती है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी साथ चलती है, सर, डॉक्टर हमेशा माथे का खून तो ड्राइवर और घर के नौकर पहुंच देते हैं सर। ये तो जी, अस्पताल और आईसीयू में है सर। हाँ, बिल्कुल। स्प्रिट भी होगी, डिटॉल भी होगी घर में, सारी चीज़ें होती हैं। आजकल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तो अ, थोड़े बहुत पढ़े-लिखे परिवार में भी मिल ही जाता है
और बेसिक सी चीजें भी मिल जाती हैं। पर आपको क्या लगता है अनुपम जी, ये 2021 से ही दोहराया जा रहा है क्या फिर से, और क्यों दोहराया जा रहा है? देखिए साहब, अ, 2021 में भी अ, वो लाख कहें कि उन्होंने सरकार बना ली, इतने वोट पाए, पर हकीकत ये है कि 2021 वो खतरे की घंटी तो बज गई ना उनके लिए। जिस भारतीय जनता पार्टी को एकदम सिरे से साफ थी बंगाल में, वो कहाँ पहुंच गई, 77 सीट लेके एकदम एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन के रूप में खड़ी हो गई। और पिछली बार भी ममता घबरा गई थी, और इस बार पिछली बार कम घबराई थी तो पैर में चोट आई थी, इस बार ज्यादा घबराई तो सर में चोट नजर आ रही। और आप देखें कि ये संदेश खाली वाली बात और ओवरऑल जो बंगाल की स्थिति है, अब वो मतलब आर पार की लड़ाई वाली बात आ गई है। CAA ने जो रही सही बाउंड्री थी वो भी खत्म कर दिया है। अब ऐसे में अच्छा, ममता को कई तरह से एक उनको दिक्कत है, उनको लोकल इस्लामिक लीडर्स से प्रॉब्लम आ रही है, उनको वामपंथियों से, कांग्रेसियों से दिक्कत आ रही है, भाजपा से आ रही है। उनको ये बात बहुत नागवार गुजर रही कि संदेश खाली के मुद्दे पे उनके खिलाफ कांग्रेसी तक धरने पर बैठे हैं। और CAA पे खास तौर से वो अपने जो बंगाली समुदाय है और जिस भद्रलोक के नाम पे वो राज करती हैं, उनको भी वो इसका लॉजिक नहीं समझा पा रही कि CAA का विरोध क्यों कर रही है। और क्या देखिए, बंगाल एक बात फिर समझ लें कि जो विभाजन के पहले और विभाजन के बाद जिस कम्युनल बर्बरता, जिस सांप्रदायिक बर्बरता को बंगाल ने झेला है, मेरा दावा है कि शायद किसी और प्रदेश ने इतना नहीं झेला। पंजाब में भी हुआ, सब जगह हुआ, सिंध में हुआ, लेकिन इतना कहीं नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। और एक वामपंथियों का एक लंबा इतिहास रहा है, उन्होंने वहां पे वहां के माइंडसेट को एक सर्टेन दिशा में घुमा के रखा है। लेकिन सोशल मीडिया की एज है, सोशल मीडिया में अब आप क्या बताते हैं और क्या पढ़ाते हैं वो पर्याप्त नहीं है ना। लोग खुद पढ़ रहे हैं, लोग खुद जान रहे हैं, लोग खुद बहस कर रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि ममता बनर्जी को बहुत दिक्कत आ रही है। अब जहां तक इस घाव की बात है, देखिए, किसी के घाव पे, किसी की चोट पे मजाक नहीं हो सकता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अपने आप में बड़ी ही अजीबो गरीब लग रही हैं। और मतलब आपको घर पे, आप ट्रेडमिल पे चल रही थी, आप गिरी, आपको चोट लगी, आपको उठा के अस्पताल ले जाया गया, आपको आईसीयू में भर्ती किया, फोटोग्राफर बुलाया, फोटो खिंचाया, और तब तक अगर आपके माथे का खून भी किसी ने नहीं पोंछा, तो फिर ये बात बहुत अपील नहीं करती है। ओंकार जी, थोड़ा सा इसको अमानवीय ना समझा जाए, इसको बहुत पॉलिटिकल ना समझा जाए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि माथे का खून तो मैं समझता हूँ आसपास जो भी ले जा रहा होगा पहुंच सकता था। आपके जाते ही डॉक्टर्स ही साफ करते हैं आपके चेहरे को, जैसा भी आपने बताया डेटॉल से। लेकिन मेरी समझ के बाहर है उनकी इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की तस्वीरों का जिस तरह उसको डिस्प्ले किया गया है। और अभी आप इसको आगे भी देखेंगे, पिछली बार भी देखिए ओंकार जी, उनके पैर की चोट का मजाक बनाया गया था, लेकिन ममता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जितना मजाक बनाया उन्होंने उसको उतना ज्यादा बुनाया। वो देखिए, पहले वो अस्पताल में थी, फिर वो इसी तरह बाकायदा चुनाव प्रचार के लिए जाने लगी, और आपने देखा था कि चुनाव नतीजे आते आते वो खड़ी होकर दोबारा बात करने लगी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और मैं सीरियसली प्रार्थना करता हूँ कि ममता जी को कोई गंभीर चोट ना आई हो, कोई दिक्कत ना हुई हो उनको। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि जिस तरह का फोटोग्राफी और जिस तरह का पब्लिसिटी स्टंट हुआ है, वो थोड़ा सा हैरत हैरत करवाने वाला है। धीरेन जी, आपको ये राजनीतिक चोट ज्यादा लग रही है, और जो एक गुस्सा वहां की महिलाओं में देखा जा रहा है संदेश खाली के बाद, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी पिछले दिनों एक खबर ये भी आई कि भारतीय जनता पार्टी तो 27 सीटें जीत सकती है, और ममता बनर्जी की पार्टी 13-15 पर सिमट सकती है। तो ऐसे में हो सकता है चोट लगी हो, हम ये नहीं कह रहे कि चोट नहीं लगी होगी, पर जिस तरीके से और जो सवाल अभी अनुपम जी ने उठाए हैं कि ना घर के सदस्यों ने खून पोंछने की कोशिश की, ना ड्राइवर ने, ना अभिषेक बनर्जी ने, और इसी हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया, फोटोग्राफर को बुलाया गया, फोटो खींचे गए।
जारी किए गए सोशल मीडिया पर, ये फ़ोटो जारी करने के पीछे की मानसिकता पर ज़रा रोशनी डालिए। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, ममता बनर्जी बहुत मेहनती नेता है और हर एक चीज़ पर मेहनत करती हैं और उस मेहनत को वोट में तन कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं। उनकी मेहनत है कि वो लगातार मैं उस समय वहीं मौजूद था जब उनके पैर का एक्सीडेंट हुआ। मैं फिर वहीं मौजूद था जब वो हॉस्पिटल्स में पहुँची, उसके बाद रहीं। फिर मैं वहीं मौजूद था जब वो जिसका आप फ़ोटो दिखा रहे हैं, जिस यात्रा पर वो चल रही थी और मैं उस रैली में भी मौजूद था जिस पर वो रख कर बैठी थी। पिछले पूरे चुनाव में एक बात ज़रूर हमको समझ में आती है जो ये कहती है कि जब आप जीतते हो तो आपसे कोई रणनीति नहीं पूछता है, वो खुद से बताने लगता है और जब आप हारते हो तो बताने के लिए रहते नहीं हो। ममता बनर्जी जिस तरह से पिछले चुनाव में इस पैर की घटना के बाद जो चूँकि हम लोग वहाँ थे, देखा था कि क्या हुआ था और उसके बाद जो है ममता बनर्जी एक बहुत ही बड़ी जीत के साथ आई। उस वक़्त भी ये लगा कि ममता बनर्जी ने शायद इस चोट के सहारे जीत हासिल कर ली और कहा गया कि उन्होंने चोट भुना ली। लेकिन आप ये मानिए अगर वो हार जाती, तो फिर उस मीडिया का क्या होता, जो उनको लगातार जीतते हुए दिखाना, धर्मनिरपेक्षता की वाहक, सेकुलरिज़्म की वाहक कह रहा था और बंगाल की आवाज़। तब वो इस तरह की हेडिंग होती कि ममता बनर्जी मेरे पास वो अस्पताल का फ़ोटो भी है जब वो उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था पैर का, ये वाला फ़ोटो। जी, जी, जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो हारती तो हेडलाइन क्या होती? तब वो हेडलाइन इस तरह होती कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लगने की वजह से वो पार्टी को उतना समय नहीं दे पाई, जिस जो जीत के लिए ज़रूरी होता। तो इस चोट को भी मैं माफ़ कीजिएगा, चोट लगी है तो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और न नेता भी हैं, जनता की चुनी गई वोट से वो वहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो चोट लगी है तो ठीक है, लेकिन जो सवाल आपने जेन्युइन कंसर्न उठाया वो तो मायने रखता है कि भई आपने जो सबसे बेसिक काम होता है, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, आप यहाँ से सफाई कर देते हैं, आपके जेब का रुमाल आपको साफ कर देता है, हल्का-सा गर्म पानी आप लेते हैं वहीं से और साफ कर देते हैं। ख़ैर वो अलग चीज़ हो सकती है कि आपको चोट लगी और आप उस चोट को भी पॉलिटिकल दायरे में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक पार्टी की स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन एक चीज़ है कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, तोलाबाजी जो लड़ाई थी वो आप देखेंगे करप्शन और उसके खिलाफ वो बहुत बड़ी लड़ाई का मसला था। एक तुष्टीकरण का इशू था जो बीजेपी के पास थे। घुसपैठ का, अवैध घुसपैठ का मसला था। एक इतना बड़ा मसला था जो तमाम पूरे चुनाव को डर से जोड़ रहा था कि ममता बनर्जी, टीएमसी तोलाबाजी करती हैं, तमाम करती हैं। लेकिन इस बार संदेश खाली का मसला ऐसा है जो ये बता रहा है कि उनका कोर वैंक, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये हुआ कि महिलाओं से जीतेंगी। लास्ट तक जब हम लोग आखिरी फेज में थे तो दोस्त की मदर, जहां मतलब हम लोग के दोस्त थे उनके यहाँ बैठे थे, तो उनकी माता ने कहा था कि हम तो ममता जी के ही हैं, बाकी कुछ भी आप कहिए। तो वो जो वोट बेस था, वो जो ताकत थी, वो संदेश खली से कहीं छिजती हुई दिख रही है। संदेश खली का इशू इतना बड़ा बना कि इतना बीजेपी टीएमसी को उम्मीद नहीं थी। टीएमसी अपने खिलाफ इस बात पर लड़ सकती है कि जो ईडी सर्च कर रही है, जो अभिषेक को या उनकी पत्नी को जो सर्च हो रही है, जो क्वेश्चनिंग हो रही है, वो एक राजनीतिक जो प्रताड़ना है उसका है, राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। लेकिन जब लेडीज खुद सामने आकर बोल रही हैं, वो औरतें जो वहां मौजूद हैं, जिनके साथ ये रेप हो रहे हैं, जिनके साथ जिस तरह से पूरे के पूरे गांव के तालाबों में बदल दिया गया और प्रॉन फिशिंग हो रही है और पूरा एक ऐसा फिefडम खड़ा कर दिया जैसा मुगल दरबार हो, जिसको चाहे वो उठा ले। जिस तरह से भेष बदल कर घूमता अकबर रात में ढूंढता है मीना बाजार में औरतें, उस तरह से वो औरतें बच्चियां को ढूंढ रहे हैं अगर वो लोग, और ये बात सामने आती है तो ये महिलाओं को और उसको दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो शख्स टीएमसी का है,
तो इसके बाद आप समझते हैं महिलाओं की उस विश्वास को सबसे बड़ा चोट पहुंचती है कि ममता ने उनके घर तक कुछ दिया, ममता ने उनकी औरतों की इज्जत, कुछ भी कहिए वो औरत है। क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री देश की, हम तो बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे, लेकिन उस वक्त भी उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो महिला है। महिला वोटर्स के लिए महिला होना वहां, भले ही आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक इमोशनल सपोर्ट होती है। इस बार जो सबसे बड़ी चोट है, वो सबसे बड़ी चोट लगी है ममता बनर्जी के स्त्रियों के आधार पे जो समानुभूति होती है, सहानुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, जो समानुभूति होती है, उस समानुभूति से जो अर्जित होता है वो सब छिजता हुआ दिख रहा है, वो सब बिखरता हुआ दिख रहा है। इसीलिए इस चोट को भी राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश हुई। उस पूरे मसले में आप करप्शन से लड़ सकते हैं, आप रीजनलिज्म के सहारे लड़ सकते हैं, आप सीए पर झूठ बोल सकते हैं कि किस तरह से आपकी वो छीनी जा रही है, आपकी नागरिकता छीनेगी। और अगर आपने फॉर्म भरा और आपने फॉर्म भरने के बाद आपकी अगर वहां नागरिकता नहीं मानी गई, उस जो कमेटी बनेगी, तो आपका यहाँ का सब छिन जाएगा, आपको यहां से छीन लिया जाएगा। जिस तरह का भाषा, जिस तरह की रणनीति वो साफ दिखाई दे रही है, वो उसमें ऐसा बिल्कुल संभव है कि ममता बनर्जी जिनको चोट लगी है, उनकी चोट को उनकी पार्टी वोट में तब्दील करना चाहती है, चोट से वोट हासिल करना चाहती है, उस तरफ ये फोटो इशारा करता है। क्योंकि अभी तक पहला बुलेटिन नहीं आया है, अभी तक आपको घटना के बाद क्या स्थिति थी, किस तरह हुआ, ये सूचना नहीं आई, लेकिन सबसे पहले फोटो आया। कोशिश की जाती है कि पहले नेता को या जो भी इस तरह आदमी हो कि उसके स्टेबल होने की सूचना दी जाती है कि उनकी हालत सही है, वो खतरे के बाहर है, तमाम चीजें। तब धीरे धीरे आप देखते हैं कि फोटो आते हैं या घटना स्थल पर फोटो आता है, जो गाड़ी भिड़ी है या कुछ ऐसा हुआ है उसके फोटो पहले आते हैं। ये एक अलग केस है, लेकिन इसके पीछे सीधे तौर पर संदेश खली की उन औरतों की चीख का डर है, उन औरतों की चीख है जो आपके कानों में घुस रही है, और आपकी पार्टी उस चीख को सुन रही है कि उस चीख के पीछे कहीं ना कहीं वो डर है कि कहीं वो सबसे बड़ी ताकत, यानी ममता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो वही है। मैं आपको एक पर्सनल किस्सा सुना देता हूँ कि मैं 2007 या कुछ में कोलकाता गया, और कोलकाता जब मैं गया तो नेशनल चैनल में, मतलब एक दूसरे चैनल में मैं इन्वेस्टिगेशंस का रिपोर्टर था, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट था, और मैं उसी इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत बड़ी खबर पर कवर करने गया था। बाद में वो नहीं हो पाया। तो लेकिन जब मुझे लगा कि अब आप यहाँ आ गए हैं, तो मैं उस नेता के घर जाकर देखना चाहता था जिस नेता ने सूती साड़ी पहनती है, जिस नेता आज भी कालीघाट का वो इलाका था वहां रहती है, उस झुग्गी में रहती है, और वो अपने एक सीधी चप्पल पहनती है। तो मैं मिलने चला गया। उस वक्त उनको चोट लगी हुई थी, आपको याद होगा उनका मंच गिर गया था शायद मिदनापुर में या कहीं, और वो चोट लगी हुई थी। उस घर पे मैं जितनी दूर बैठा हूँ, इससे मेरा जितना दूर ये बस मेरा फोन होगा, इतनी उस जो उनका बेड था उसके बीच इतनी दूरी थी, और मैं सीधा चला गया। किसी से पूछा, उन्होंने कहा वहां रहती हैं। मैं अंदर गया, उनकी भाभी या कुछ और थी, शायद वो कपड़े धो रही थी बाहर नॉर्मल उस पर, और मैं सीधा उनसे मिलके चला आया। उस समय उनको बोलने के लिए मना किया हुआ था, तो मैंने दूर से देखा, नमस्कार किया और मैं चला आया। कोई बात नहीं हुई। हाँ, बाहर से ही मैंने देखा और मैं चला आया। उसके बाद जब मैं 2014 में रिपोर्टिंग करने गया, वहां पहुंचा, तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उस जन नेता के घर से बाहर मैं जाके मिलूं उनसे। तो जब मैं उस गली के, अब घर नहीं है, घर अंदर है, गली के बहुत अंदर है, मैं उस गली के सामने जब खड़ा होकर कैमरा निकालने लगा, तो 40 से ज्यादा पुलिस वालों ने पकड़ के कहा कि आप यहाँ फोटो नहीं खींच सकते हैं। अरे हमने कहा यार हमको एक पीस टू करना है, हमको मिलने जाना है। कह रहे नहीं, गली के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे कहा गया कि आप, क्योंकि मैं ये सोच रहा था मैं पीआईबी रिपोर्टर हूँ, मैं देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी और सब हम लोगों का जो जांच हो जाती है उसके बाद पीआईबी होता है, तो इसका तो कुछ मतलब होगा। तो मैंने कहा साहब मेरा पीआईबी, उन्होंने कहा ठीक, कोई पीआईबी नहीं। और मैं जब गली के सामने सड़क पर से P2C करना चाहता था, मुझे वहां भी नहीं करने दिया गया था। ये अंतर है। इसीलिए हर एक चीज को भुनाया जाता रहा। जैसे माणिक सरकार जो है साइकिल पर चलते रहे, और जब मैं त्रिपुरा पहुंचा तो आप ये सोच के हैरान होंगे ओमकार जी,
क्योंकि मैं तो दिल्ली से गया हुआ था, मैं इंडियन एक्सप्रेस और सब पढ़ के गया था कि एक मुख्यमंत्री जो सीधा साइकिल से जाता है, सब्जी खरीदने झोला लेके जाता है, चीफ सेक्रेटरी उसकी वाइफ जो सीनियर अधिकारी हैं वो रिक्शा में जाती हैं। और जब मैंने वहां जाके कहा कि यार मुझे वो स्टोरी करनी, मुझे कुछ स्टोरी अलग करनी है, तो मेरे सामने जो लोकल के जर्नलिस्ट थे, बहुत सीनियर, प्रदीप जी, अब शायद उनसे मेरा राब्ता नहीं है, मैंने कोशिश की थी इस चुनाव में भी जाके त्रिपुरा में उन्हें खोजने की, तो आप ये सोच के हैरान होंगे, उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा, अच्छा साइकिल पे देखने आए होंगे मुख्यमंत्री को। मैंने कहा जी जी। कहने लगे आज तक साइकिल पे नहीं देखा मैंने, मैं 35 साल से यहाँ रिपोर्टिंग करता हूँ। मैंने कहा कि वो सब्जी, कहने लगे मुख्यमंत्री के घर में सब्जी कहीं बाहर से जाती देखी है क्या रे, मुख्यमंत्री को खरीद के जाती है। अरे मैंने कहा तो वो तो ये कह रहे थे, तो कहने लगे वो उन्हीं के लिए है, ये वामपंथी एजेंडे को अभी तुम नहीं समझोगे। और वो मुख्यमंत्री घर के सामने सेम चीजें जो मैं बता रहा हूँ, उनकी घर की गली का, माफ कीजिए मैं थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं कहा नहीं कोई नहीं। मार्क्स एंगल सरनी ये नाम था, वहां सरनी रोड को कहते हैं त्रिपुरा में, तो मार्क्स एंगल सरनी उस रोड का नाम था। और वो रोड दो अलग अलग 3 गाड़ियां एक सड़क से गुजर सकती हैं। पहले आप ये समझिए कि ये पहले जो मुख्यमंत्री आवास के जस्ट सामने जो रोड साइड लेन होती है, उसके बाद ये पूरी उसकी है जिसपे प्लांट्स खड़े हैं खूबसूरत, उसके बाद ये नॉर्मल रोड है जिसपे 3 गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं, फिर ये प्लांट्स करने वाली है, और इसके सामने फिर दूसरी तरफ अपोजिट जाने वाली रोड है। और मुझे वहां भी पीस टू नहीं करने दिया गया था, खड़े होके पीस टू नहीं करने दिया गया था, ये सुरक्षा है। तो इसीलिए इतनी सुरक्षा के बाद भी उनके माथे से रुमाल खून नहीं पहुंचा गया, वहां से वहां तक पहुंचने की दूरी मैंने आपको बता दी कि हर आदमी नहीं जा सकता है, तो उसका तो कुछ गणित जो है शक लोगों के जहन में देता है। दर्शकों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, अपनी राय भी जरूर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दूसरा, एक अपील ये भी करनी है कि अनुपम मिश्रा जी का चैनल है घूमता आईना, तो आप लोग उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, जाइए वहाँ पर स्टोरी देखिए, और उतना ही ये सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। अब जब धीरेन्द्र जी बोल रहे थे तो इन्होंने ट्वीट भी कर दिया, और वो ट्वीट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनका और ट्वीट आया है विधानसभा चुनाव के समय और लोकसभा चुनाव के समय। तो ट्विटर पर भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और बहुत तीखे व्यंग लिए हुए त्वरित गति से इनके ट्वीट आते हैं। और और सर, मैं अनुपम जी इनका बहुत आपके बड़ा फैन हूँ भाई, और आप आजकल जान सर लीजिए, आजकल मैं एक इनका नए फैन प्रोग्राम हूँ। में आजकल एक नए प्रोग्राम में बैठ रहा हूँ, पुड्डी साहब ने शुरू किया है सीधी लकीर करके, वो जरूर देखा जाए। पुड्डी साहब बहुत शानदार प्रोग्राम लेके आए। जी जी जी, मैं सिर्फ दर्शकों को ये कह रहा हूँ, इसलिए मुझे वो देखना आवाज चली गई। सुनना अच्छा लगता है, घूमता आईना देखना और सुनना मुझे अच्छा लगता है जी। बहुत तो मेहरबानी जरूर सर। घूमता आईना को जाकर के आप सब्सक्राइब करिए, और अनुपम जी को सीधे वहीं सुन सकते हैं। वैसे तो चुनाव मेरे चैनल पर भी रहेंगे ही, और ये जोड़ी रहेगी। अनुपम जी, अभी किसी दर्शक ने बड़ा दिलचस्प ट्वीट एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि जैसे विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आने के तुरंत बाद वो व्हील चेयर से खड़ी हो गई थी, ऐसे ही एक मोटी सी पट्टी इनके माथे पे अब हो सकता है लोकसभा चुनाव तक दिखाई दे, और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएं तो उसको रिमूव कर दिया जाए। नहीं, जाहिर है, देखिए अगर बहुत जेन्युइन तरीके से भी लें तो माथे पे चोट आई है तो कुछ ना कुछ दवा पट्टी होगी। और चूंकि राजनीति के एंगल से है, एक सिंपैथी वोट है, एक सिंपैथी वाले, देखिए मतलब ये राजनीति में कोई नई चीज नहीं है। पंडित साहब, आपको याद होगा ये आंधी फिल्म इन्हीं तरह के सीन्स के लिए बैन हुई थी। आंधी फिल्म जब आई थी और बहुत छोटे छोटे थे, मुझे याद है कि हम लोग कक्षा 2-3 में हुआ करते थे, तो बस अब उस समय तो बहुत आइडिया था नहीं, सुनते रहते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो फिर समझ में आएगी साहब। तो आंधी फिल्म में ऐसा हुआ कि साहब उसमें दिखाया जाता था कि किस तरह की वो जो सुचित्रा सेन जिन्होंने इंदिरा गांधी का कैरेक्टर प्ले किया था, उसे दिखाया था कि किस तरह वो अपने सर पे खुद ही पत्थर चलवाती हैं, और कैसे उनके सर पे आके पत्थर, अच्छा खुद उन्होंने अपने आदमी भेज के भीड़ में कहा कि मेरे को पत्थर मारना, और उन्होंने पत्थर मारे तो उनका सर फट गया, और फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे डरा नहीं सकते हो, फिर सर पे पट्टी बांध के वो गेन ऑल दैट। तो एकदम से एक फ्लैशबैक पूरा
मुझको आधी फिल्म कहा गया, और इस तरह की फिल्मों के चलते इंदिरा गांधी ने फिल्म ही बैन कर दी थी इस तरह के सीन्स के चलते। बहरहाल थोड़े समय के लिए बैन रही थी, फिर आ गई ऑफ कोर्स संजीव कुमार सुचित्रा सेन वाली। तो ये कोई नई चीज नहीं है। वैसे मैंने देख रहा था कि शायद जितनी तेज वो न्यूज आई और उतनी ही तेज प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने ममता दीदी के स्वस्थ होने की और स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मैं समझता हूँ कि शायद इससे तेज अभी किसी का भी ट्वीट हो गया, किसी का भी बयान नहीं आया। तो पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं सच है या गलत है, पर जब मैंने प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखा तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, अ, चोट तो लगी ही है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने मॉर्फ ऑफ करके डाल दी हो। एक उसी और के बाद ट्वीट मैंने आया अपना एक और ट्वीट आया है अरविंद केजरीवाल का। शॉक टू सी दिस, प्रे फॉर योर स्पीडी रिकवरी दीदी, गॉड ब्लेस यू। जाहिर है केजरीवाल का भी आ गया। बहरहाल तो मैं बता रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देख के मुझे समझ में आया कि कोई मॉर्फ फिगर नहीं है वगैरह, तो उसके बाद मैंने अपना ट्वीट किया। एक चुनाव में इस तरह की सिंपैथी वोट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। और अब तो मैं नहीं मानता कि ममता बनर्जी ने कोई जान के अपना सर फोड़ लिया होगा। चोट तो उनको यकीनन लगी है और लगी भी होगी, लेकिन अब उसको भुनाया कैसे जाएगा। जैसे किसी आप बता रहे, किसी व्यूअर ने लिखा है कि बाकी का उनका प्रचार पट्टी बांध के होगा। डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा अजीब लगेगा 2.5-3 महीना सर पे पट्टी बांध के चलना। तो मैं समझता हूँ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा 2.5-3 महीने तक सर पे पट्टी बांधना। लेकिन उन्होंने काफी लंबे समय तक प्लास्टर बांध के प्रचार किया है। तो पट्टी बांध के भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं चुनावी भविष्यवाणियों में बहुत यकीन नहीं करता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब मैं केजरीवाल के लिए कहता हूँ सर कि केजरीवाल को अगर आप गुजरात, मतलब देखिए गुजरात से देखना शुरू करें, तो हर चुनाव में उसके बाद वो गिरते चले गए। और अभी हाल में 3 विधानसभा चुनावों में उनको नोटा से कम वोट मिला है। नोटा से कम नहीं मिला है, नोटा से आधा वोट मिला है। उनका एकदम ग्राफ गिरता चला आ रहा है। ममता बनर्जी अपनी पिछली विधानसभा में जबरदस्त जीत के बावजूद, मैं मानता हूं कि ममता अपने मतलब चरम को छू चुकी है और ममता बनर्जी का ग्राफ गिर रहा है। और ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये कई जगह पे आपको चौंकाएगा। बंगाल में तो बहुत ज्यादा ही चौंकाएगा, और सीट के लिहाज से नहीं पर वोट परसेंटेज के लिहाज से आपको केरल में और तमिलनाडु में भी चौंका सकता है। तमिलनाडु में तो काफी आगे फिर चौंकाएगा, केरल में भी ठीक ठाक चौंका सकता है। तो आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छा समझौता इन्होंने किया है। मैं देख रहा हूँ कि विधानसभा में चंद्रबाबू नायडू को, लोकसभा में भाजपा को रख के। तो ऐसे में अच्छा, ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है सर, बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। आप देखिए, इसमें अगर भाजपा जीतती है, अगर इसमें जैसा कि आप अभी बता रहे थे एक सर्वे आया 27 सीट भाजपा, 27 सीट जाने दे आप, पिछली बार 18-22 था। अगर यही खेल पलट जाए, 22 भाजपा और 18 ममता हो जाए, तो सारा सारा ठीकरा उनके सर पे फूटेगा ना कि साहब आपने कांग्रेस से समझौता नहीं किया, आपने वामपंथियों से समझौता नहीं किया, आपने सारी सीटें अकेले लड़ ली। अब केवल पश्चिम बंगाल में नहीं सर, ये तो जाके मेघालय में कांग्रेस के खिलाफ ये कैंडिडेट उतारा है। मैं तो देख के दंग रह गया कि ये तो साहब इन्होंने मेघालय में जाके अपना कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस के खिलाफ। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल जीवन का एक बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया है, जिसमें वो गठबंधन जिसमें ममता दौड़ दौड़ के आती थी और ऑल इंडिया गठबंधन बनाती थी, उस गठबंधन को, चलिए नीतीश कुमार तो छोड़ के चले गए, समझ में आता, पर सामने वाली पार्टी पे चले गए। पर आप तो आज तक गठबंधन में कहती हैं हम हैं, और उसके बाद आप एक सीट किसी को नहीं देती हैं, उल्टे जाके मेघालय तक में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करते। तो उन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइफ का एक बड़ा रिस्क लिया है। और ऐसे में ममता के स्टेक्स बहुत ज्यादा है। और अगर ये 2019 में जरा सा भी बाजी पलटी, तो फिर आप मान के चले कि आने वाला विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए मतलब मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो कैसे? जी जी धीरेन जी, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने क्या नाम, स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि चुनाव आने दीजिए, ममता चंडी पाठ भी करेंगी।
और ये जो रामनवमी पर इन्होंने छुट्टी का ऐलान किया था, इसके ऊपर इनकी ये प्रतिक्रिया आई थी। तो ये कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। अपने माता-पिता को भी ले गए, अपनी पत्नी को भी, बच्चों को भी, भगवंत मान की माँ को भी, उनके बच्चों को भी, यानी बीवी को भी, सबको अयोध्या में दर्शन करा कर के आए। और अभी देखिए किस तरह के बयान हैं। जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सताए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध, वो जो सताए हुए लोग हैं धर्म के आधार पर, उनको जैसे ही खिड़की खोली मोदी सरकार ने सीएए लागू करके, वैसे ही किस तरह के बयान इनके आने शुरू हो गए हैं। ये सब मौकापरस्त राजनेता हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों। देखिए एक बड़ी पुडी इंटरेस्टिंग साहब बात पुडी साहब पुडी साहब एक सवाल मेरा भी ले लीजिए ओंकार सर के साथ। जब ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि सीएए लागू नहीं होने देंगे, उनका मतलब क्या है, वो कहना क्या चाह रही है? दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीए पर अरविंद केजरीवाल का जो भाषण है, वो भाषण अगर आप सिर्फ उसमें केजरीवाल को हटा दें, किसी ऐसे चेहरे को रख दें या अनाम कर दें, बस उसका ऑडियो जाने दें, तो आपको लगेगा जैसे वो मुस्लिम जो फंडामेंटलिस्ट हैं पूरी दुनिया में, उनको लेके कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कैसे हालत हो गए हैं। कनाडा में कौन कर रहा है भाई, ब्रिटेन में कौन कर रहा है भाई, तमाम जगह पर आप उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं करोड़ों नौकरियां, करोड़ों लोग आ जाएंगे, आपके घर के सामने दिखेंगे, वो दिखेंगे। वो दरअसल एक ऐसे झूठ जिसको कहते हैं, उसको कर रहे हैं जो सामने दिखाई देता है। क्योंकि ये अब जो लोग आएंगे, वो लोग अभी 31 दिसंबर 2014 के पहले नहीं होंगे, वो आएंगे फिर 5 साल होंगे, +1 ईयर होगा, वो इस तरह दिखाई देंगे। लेकिन ऐसे सिर्फ 34,000 लोग हैं 1 अरब 48-40 करोड़ के लोगों के देश में, जहां 2 से 3 करोड़ बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो आपके यहाँ घुस रहे हैं। रोहिंग्याज हजारों में है, 60-70 हजार रोहिंग्याज का तो अलग अलग जगह पर है, वो जम्मू तक पहुंचते हैं, वो कर्नाटक में है, वो केरल में है, जो सीधे तौर पर सिर्फ धार्मिक घृणा से भरे हुए लोग हैं, जो यहाँ गतिविधियों में शामिल है, अवैध गतिविधियां। उन सब के शामिल होने पर आपको उन 34,000 से डर लग रहा है, जो 34,000 इस देश में पिछले 6 सालों को उस समय से पहले जोड़िए और +14 से अब तक लीजिए 10 साल, ये यानी जो 16 साल से आपके देश में रह रहे हैं, उन 34,000 लोगों को आप उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एड्रेस करनी है। अभी आपने ममता बनर्जी का जिक्र किया, ममता बनर्जी ने चंडी पाठ बाकायदा वहां रैलियों में किया है। उसमें तो मैं ज्यादातर सब रैलियों में उस दौरान 2.5-3 महीने मैंने यही सब कवर किया था। तो हर रैली में वो चंडी पाठ किया करती, सुनाती थी कि देखो हमको ये आता है और राम हमारे नहीं है, राम से मतलब नहीं, राम यहाँ नहीं है, यहाँ का नारा नहीं है। दरअसल वो हिंदू धर्म के टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा उठाकर उसका इस्तेमाल मुस्लिम वोट के साथ करना चाहते हैं, इससे फालतू। वरना आपको याद होगा वो अजीब किस्म की बातें, मम्बा बम्बा गम्बा डब्बा वम्बा इस तरह बोल रही थी, फिर बोले गड्ढा वड्डा वड्डा। तो वो सब दरअसल एक ऐसी स्ट्रीम को करते हैं, और चूंकि उन्होंने वो सिस्टम बना लिया है, आप उस सिस्टम को मूव करते हुए देख रहे हैं। वो सिस्टम जो आप देखेंगे कि आप किसी एक IRS IIT उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह का इलॉजिकल और जिसमें कोई मतलब नहीं है, जिसका वो लीगली कहीं सही शब्द नहीं है, वो सही लाइन नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं लोगों के अंदर डर पेनिट्रेट करना है और उनकी कॉन्स्टेंसी कहीं एड्रेस हो रही है। आप ये देखिए, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, बार बार आपने जो बताया, अफगानिस्तान नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि सिख है, सिख तो वोट करते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान और बांग्लादेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आने वाले ज्यादातर लोग, बांग्लादेश के लोग जो आए हैं, वो बेचारे ज्यादातर लोग बंगाल में ही बसे हैं,
पाकिस्तान से आए इतने टुकड़ों में बिखरे हुए कि उनके वोट की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। बदले में किसको ले रहे हैं? मुस्लिम वोट्स को ले रहे हैं। तो ये सिर्फ इनका ये नहीं है, अगर वोट मिलने की गारंटी इनको ये हो जाए, वो जब भी हिंदू वोट का जो बेसिक बचाना चाहते हैं, जो उनकी अपनी उसका वोट है, तो उसके लिए वो तुरंत हिंदू होने की कोशिश करते हैं। जब उनको लगता है कि आपने देखा होगा, जब वो सबसे पहले वहां लड़ने गए बनारस चुनाव, जब उनको ये यकीन हो चुका था अरविंद केजरीवाल को कि वो सही मायने में मोदी का इस देश को विकल्प है, वो जो कभी वो नहाने जा रहे हैं, कभी वो पूजा करने जा रहे हैं, वो अजीब किस्म की जो ये अवसरवादिता है, ये दरअसल जातीय और धार्मिक गठबंधन के साथ जुड़ती है, उन लोगों के साथ जो मोदी से नफरत करते हैं। दिल्ली के अंदर ये कितना असर कर सकता है, आप इस बात को सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो मुस्लिम वोटर है जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर दोनों में गठबंधन है तो वो फिर तीसरी जगह जाना भी नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद उसको एड्रेस कर रहे हैं, आप उसके बावजूद उसको ये कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ करें। और ममता बनर्जी लगातार भद्र लोग को बनाए रखने के लिए खासतौर से इस तरह के वो एक्शन तब भी करती हैं जब वो उन महिलाओं से जो गांव में भी रहती हैं, लेकिन हिंदू महिलाएं, चूंकि आप बंगाल में पूजा करते हुए देखेंगे लोग, चाहे नाम सुद्रा हो या तमाम लोग मतवा कम्युनिटी, सबके अपने अपने एक सेक्ट है, और उन सेक्ट का एक माँ काली के साथ जो वो होता है, वो रिश्ता होता है, उस सब में वो उस सब को एड्रेस करती है, यानी अपने एक चंक को प्लस मुस्लिम वोट को, इसको इंटैक्ट करने के लिए वो जो भी चाहते हैं वो करते हैं। रहा उनका सवाल कि ममता आखिर करना क्या चाहती हैं, चूंकि ये सेंट्रल लॉ है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसमें 1 से लेके लाख तक वो इस लॉ का कोई विरोध नहीं कर सकती। सिटीजनशिप का जो मसला है वो पूरी तरह से केंद्र का मसला है, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है, संसद से उसके कानून बनेंगे। इसलिए जो केरल में पिनरई कहना की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टालिन तमिलनाडु में करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो ममता वहां कोशिश कर रही है, वो सिर्फ रीजनल सेंटीमेंट्स को उस लेवल तक ले जाना चाहती हैं कि जब बीजेपी के वोटर्स भी जो वहां हैं वो इतने उत्तेजित हो जाएं, रीजनल फीलिंग में आ जाए कि वो देश के खिलाफ बोलने लगे। क्योंकि स्टालिन, ए राजा, शिव कुमार के भाई सुरेश और ये तमाम लोग उस चीज के लिए वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई धारा नहीं है जो इनको न केवल चुनाव लड़ने पर बार करे, बल्कि इनको बिहाइंड द बार करे, क्योंकि देश को तोड़ने की हद तक बातें करते हैं। जी धीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुपम जी का भी धन्यवाद, जो किन्हीं कारणवश जिनसे संपर्क टूट गया। आप दोनों जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।